हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग जुलाई का मैगजीन पढ़ रहे हैं। तो जुलाई की मैगजीन में अभी साइंस एंड टेक के ना शॉर्ट्स वाले कुछ आर्टिकल छूट गए थे, तो उन लोग को आज हम लोग कवर करते हैं, ठीक है ना। वैसे इसमें क्या है ना, कुछ ज़्यादा आर्टिकल है नहीं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे इस बार आए हुए हैं। दो तीन कॉन्सेप्ट हैं जो आपको अच्छे से सीखने चाहिए, ठीक है ना। तो उन कॉन्सेप्ट्स पे मैंने बहुत अच्छे से फोकस दिया हुआ है। बाकी सब कुछ बोल बच्चन हैं तो उनको भी हम लोग देखेंगे। बाकी कुछ टर्म्स भी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन पे ही बातचीत करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, तो ये है भारत 6G अलायंस। अभी ये क्या है, भारत 6G अलायंस, B6 और GA। तो इसको थोड़ा सा मोटा मोटा समझ देते हैं, ऐसे कुछ खास माल नहीं है काम का। जैसे अभी अपना 5G आया हुआ है, अभी सही से 5G भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मे भी कुछ मेट्रो सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली है या फिर शायद बॉम्बे है, ठीक है ना। इन सिटीज़ में 5G चल रहा है, लेकिन हर जगह अभी 5G नहीं आया है, ठीक है ना। यहाँ पे भी ट्रायल के रूप में चल रहा है, कुछ अच्छे लेवल के ट्रायल्स किए जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी भी क्या हुआ है कि भारत सरकार ने 6G के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया है। तो जब 6G के बारे में सोचा होगा तो एक चीज़ पता है आपको, कि इंडिया को R&D करना होगा। R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी इंडिया R&D करने के लिए इतना एकदम सक्षम नहीं है, ठीक है ना। तो ये फिर क्या करेगा, ये किसी न किसी के साथ जुड़ेगा और क्या कहते हैं, थोड़ा सा हाथ पैर इकट्ठे करेगा, मतलब ऐसा कह सकते हो कि उनके साथ में अलायंस करेगा, ठीक है ना। तो कुछ अलायंस किया है, उसी के ऊपर ये पूरा खबर है, ठीक है ना। तो समझ गए आप ना। तो ये 6G जो अपना क्या कहते हैं इंटरनेट है, उसके ऊपर कुछ बातचीत की गई है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन जो अपना है ना, DOT, उसने इसको, ये जो अलायंस है उसको लॉन्च किया है। तो ये कोलाबोरेशन किस किस के साथ है, ये अंबानी, मोदी और बिडेन। तो इसका मतलब क्या है, मतलब यह गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट का मतलब मोदी जी, और अंबानी का मतलब है प्राइवेट, प्राइवेट सेक्टर, और बिडेन का मतलब है कि इंटरनेशनल किसी न किसी के साथ में। तो ध्यान रखना है आपको, जब मैं बोलूँगा कि मोदी, अंबानी या फिर बिडेन, तो ध्यान रखना है मोदी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और अंबानी मतलब प्राइवेट सेक्टर, और बिडेन मतलब इंटरनेशनल बात कोई चीज़ चल रही है। तो ये जो अलायंस है ना, वो अलायंस में क्या है कि कोलाबोरेशन किया गया है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर मतलब अंबानी जी भी हैं, और अपना सरकार तो है ही, उसके साथ साथ ग्लोबल अलायंस भी है, तो मतलब बिडेन। तो आप ये तीनों वर्ड को अच्छे से याद कर लेना, नेक्स्ट टाइम मैं कभी यूज करूँ तो फिर आप समझ जाना। इसमें और इनिशिएटिव बताएंगे कुछ क्या क्या होगा। तो वही है, सब कुछ कोई खास बात नहीं है कि ये 5G जो था ना, उसकी स्पीड से थोड़ी स्पीड इसकी ज़्यादा होगी। उसका जो क्या कहते हैं डेटा डाउनलोड करने का स्पीड था ना, वो इसका ज़्यादा होगा। अब एक बात मैं तुम्हें पूछता हूँ कि ऐसा कभी 5G भी इतने दिन तक न्यूज़ में था, कभी भी कोई भी डेटा UPSC नहीं पूछता है कि 5G का स्पीड कितना है पर्टिकुलर बताओ मेरे को। फिर उधर वो मीटर लेके नहीं बैठेगा कि नहीं रे, अपन इधर चेक करेगा कि एकदम 30 Mbps का है तो 30 ही आ रहा है, या फिर 200 आ रहा है, कितना आ रहा है। तो वो हमारे काम का नहीं है कुछ भी। तो केवल अभी इतना याद करने का है कि जो इन्होंने बोला है कि DOT है ना, जो अपना डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, उसने कहा है कि हम कोलाबोरेशन करेंगे और जल्दी से जल्दी 6G को इंडिया में लॉन्च करने का कोशिश करेंगे। तो वही ये सब बोल बच्चन इन्होंने दिए हुए थे। तो अभी 6G क्या है, तो वो 5G का सक्सेसर है। तो हम जानते हैं भाई कि 5 के बाद 6G आता है, तो 5G होगा तो फिर 6G आएगा, तो सक्सेसर होगा। ऐसे हमारा पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर अंबानी जी आए, और फिर 4G आया, ठीक है ना। तो बीच में अंबानी जी आए, तो उसके बाद में क्या आया, 4G, अपना वो रिलायंस जो। अभी वो 5G चल रहा है, तो 5G के बाद फिर आएगा 6। उसी पे इन्होंने सब कुछ बातचीत की है। अभी कुछ भी जो भी इन्होंने लिखा होगा वही लिखा होगा, उससे स्पीड ज़्यादा होगी, तो इतना हम जानते हैं कि यदि 5G रिप्लेस किया जा रहा है तो स्पीड उसका सब कुछ काफ़ी अच्छा होगा। जो समस्याएं देखो, हमने कभी ये लॉन्ग में आर्टिकल 5G का पढ़ा होगा आपने, जो प्रॉब्लम्स 5G में थी ना, वही सेम टू सेम 6G में रहने वाली हैं। कि ये क्या कहते हैं, जो हमारे बर्ड्स हैं उनके साथ में हमारे एरोप्लेन्स हैं, उनके साथ में जो इनका बीच में रडार का कुछ समस्या आता है, वो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। इससे काफ़ी इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट होने वाला है, तो होगा होगा वो 5G से हो रहा है तो 6G से भी होगा। ओके, यही सब बातें हैं। अभी यहाँ देखो, इन्होंने कुछ कुछ नाम बताए हुए हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो उन पर नज़र डाल लेते हैं। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, TTDF, ठीक है ना। तो ये टेलीकॉम टेक्नोलॉजी से जो भी रिलेटेड फंड चाहिए होता है वो ये प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। तो ये एक स्कीम है TDDF, स्कीम वाज लॉन्च बाय यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये भी एक बड़ा फंड है, ऐसा मान के चलो
एक छोटा फंड है, फिर उसके ऊपर एक बड़ा फंड है, फिर एक और बड़ा फंड है, तो ये इसको देता है, ये इसको देता है। डायरेक्टली क्यों नहीं देते भाई, डायरेक्टली दे दो। पर चलो उनका कुछ रूल रहा होगा, तो ये इस हिसाब से देते हैं, ध्यान रखना। तो ये जो अपना TDF है, फिर एक USOF है, तो ये इसके नीचे फंड है। तो और ये सबसे अपना बॉडी है DOT। तो ये हमारे कोई काम का नहीं है, बस मैंने तुम्हें बता दिया। जो काम का था वो हमने सीख लिया है। अभी हम इसको यूज कहाँ कर सकते हैं, ये PT के लायक तो माल है नहीं है, लेकिन कहाँ यूज कर सकते हो। ध्यान रखना है, कभी भी कोई अपना साइंस एंड टेक का कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें टेक्नोलॉजी की बातचीत की जाती है, तो अपना बताओगे तुम कि जैसे यहाँ पे 6G को बनाने के लिए हमने प्राइवेट सेक्टर को जैसे इंक्लूड किया है, ठीक है ना, उसके कॉपरेशन किया है, तो ऐसे और भी किसी सेक्टर में कॉपरेशन कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे इसको लिख सकते हैं कि एज लाइक 6C अलायंस बी टेक प्राइवेट सेक्टर, तो फिर वहाँ पे भी हम लोग ले सकते हैं, ऐसा बिफोर में बता सकते हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ B6G है, तो वो ऑब्जेक्टिव आप जानते हो, स्पीड बहुत अच्छी होगी, मौज आ जाएगी, घी दूध की नदियाँ बहेंगी, और फिर सब लोग मस्त मूवी देखेंगे। सेकंड क्या है, मजोरना जीरो मोड्स। अब ये टर्म इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैंने इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा है, मजोरना जीरो मोड्स। अब ये मजोरना जीरो मोड्स क्या टर्म है, क्योंकि ऐसे टर्म्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। मैं तुम्हें हर बार समझाता हूँ कि सिर्फ हमें टर्म के बारे में ही जानना है, क्योंकि वो सिर्फ इतना लिखेगा कुछ भी। अभी मजोरना जीरो मोड्स लिखेगा, फिर लिखेगा सम टाइम इन न्यूज, बता दो भाई क्या है ये। तो बस हमें टर्म पता करना, उसका कंटेक्स्ट पता करके रखना है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक अनाउंसमेंट किया था, मजोरना जीरो मोड्स रेवोल्यूशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग। तो अभी वो क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बराबर पता रहना चाहिए कि मजोरना जीरो मोड्स किससे रिलेटेड है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग से, ठीक है ना। ये क्वांटम कंप्यूटिंग है, उसी से रिलेटेड है मजोरना जीरो मोड्स। वो मजोरना एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है, ठीक है ना। तो सॉरी, तो ध्यान रखना है कम जो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, तो फिर वो जानो, ऐसा जानो मोटा मोटा, अभी उसको एकदम स्पेसिफिक जानने मत चले जाओ, नहीं तो फिर वो याद नहीं रहेगा। हमेशा उतना ही पढ़ो या वैसे ही सीखो जो हम याद कर लें। अभी इतनी हार्ड हार्ड चीज़ें अचानक से ना अपने ब्रेन में मत डालना शुरू करो, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस भी नहीं होती हैं और फिर याद भी नहीं रहती हैं। तो उतना पढ़ो जो हमें याद रह जाए। तो हमें मजोरना के बारे में पता करना था। सॉरी। तो वो मजोरना के बारे में हमने जाना कि मजोरना क्या है, कि एक क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड कोई टर्म है। और ये ऐसा कुछ अनाउंसमेंट किया है किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने, ओके, अपने बिल गेट्स ने। तो इन्होंने थोड़ा बहुत बातचीत बताई कि क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, ठीक है ना। अभी क्वांटम कंप्यूटर वो होता है जो क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है उसकी, जो अपने नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। इन्हें हम लोग सुपर कंप्यूटर होते हैं ना, वो क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। तो इन्होंने यही सब कुछ बातचीत किया हुआ है। वो हमारे कोई ज़्यादा खास काम का लगा नहीं मेरे को। अभी ये क्वांट जो मजोना की हम लोग बातचीत कर रहे थे टर्म की, तो ये किधर से आए, तो ध्यान रखना है कि जो आपके एक साइंटिस्ट थे ना, उन्हीं का नाम था, लेटर फिजिसिस्ट एटोर मजोना, प्रेडिक्ट पार्टिकल दैट सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन टू देयर एंटी पार्टिकल्स। कुछ पार्टिकल थे जो एंटी पार्टिकल की कुछ इन्होंने कंडीशंस बताई थी, उनको वो सेटिस्फाइड करते थे। बाकी मेरे को इसमें कुछ खास लगा नहीं। अभी ये फर्मीन्स क्या होते हैं और ये क्या है, अभी मैं एक बार फर्मीन्स का नाम ले दूंगा तो फिर आपको कुछ खास समझ में नहीं आएगा। जब हम लोग ना सही से ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे ना, न्यूक्लियर फिजिक्स में एक चैप्टर है अपने में न्यूक्लियर फिजिक्स का, इसे हर साल एक क्वेश्चन आता है, उसका एक पार्ट हमने कवर किया हुआ है। वो जो आपने ग्रेविटेशनल वेव्स पढ़ी होंगी लास्ट मंथ, तो ऐसे ही एक दिन हम लोग ना ये सबको एक दिन बड़ा पूरा एक लेक्चर बनाएंगे और ये सब खत्म कर देंगे। लेकिन अभी वो एक एक का नाम लेके आपको कंफ्यूज नहीं करने का है, तो इसलिए मैं वो हर एक बात पे ज़्यादा फोकस नहीं दे रहा हूँ, अभी उस पर फोकस दे रहा हूँ जो हमारे काम का है। तो ध्यान रखना है मजोरना टर्मिनस। तो अभी इनको देख के आप, फर्मीन्स क्या होते हैं इनको देख के कतई टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि ये अपने वैसे काम के कुछ नहीं है, बस बेसिक्स बनाते हैं, तो हम बना लेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। एक दिन में कोई कुछ नहीं सीख जाता है। इसमें कुछ टर्म्स थे जो काम के, जैसे सुपर पोजिशन, इट मीन्स दैट ईच क्वांटम बिट और क्यूबिट कैन रिप्रेजेंट बोथ वन और जीरो। अभी सुपर पोजिशन क्या होती है, जहाँ पर वन, आपको पता होगा ना कि कंप्यूटर है ना वन और जीरो की भाषा समझता है, जैसे हम लोग बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है ना। तो बाइनरी लैंग्वेज किस में चलती है, वन में और जीरो में। ऐसा नहीं होता है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4, वो 3 4 नहीं चलेगा, या तो वन होगा या जीरो। वो इसी को इंटरप्रेट करेगा अपनी लैंग्वेज में, और उसके बाद जो भी चीज़ है उसको कैलकुलेट करेगा, फिर से बाइनरी से हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, हम इंग्लिश पढ़ते हैं जो भी, फिर हम देखेंगे, ऐसा चलता रहता है। तो ध्यान रखना है क्यूबिट,
क्यूबिट क्या है? क्यूबिट उसी बोलते हैं बिट को, जिसको 1 0 को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे entanglement, it means that qubit in a superposition can be correlate with each other। जब वो एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, ठीक है, 1 और 0, 0 और 1, उसी को कहते हैं, ठीक है ना, इंटेंजलमेंट। तब ये क्यूबिट क्या है, तो ध्यान रखना है क्यूबिट क्या है, एक टर्म मिल गया हमें, इसने पहले ही दिया हुआ है कि वो क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड है। आओ एक PYQ करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेक्स्ट टर्म क्यूबिट मेंशन इन न्यूज। देखो क्या पूछ रहा है, वो सिर्फ वही बात तो पूछा है ना, सब कुछ नहीं, उसने एक टर्म दिया और पूछा मेंशन इन न्यूज। जो 2022 का क्वेश्चन है, कोई बहुत पुराना नहीं है, 2022 में पूछा गया। 2022 का भी आपको पता है कि वो पीटी बहुत टफ था, फिर इतना हो हल्ला है। खैर मेरे अच्छे मार्क्स थे, लेकिन फिर भी, और वो मैं अभी यही सिखा रहा हूँ आपका, एक पर्सपेक्टिव सेट कर रहा हूँ कि पीटी टफ नहीं हो रहा है, बस हम लोगों का थोड़ा तरीका चेंज करना होगा। क्या है ना, हम लोग मोस्टली ना मान के चलो पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी, इन पोर्शंस पे ना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं और इन पे रिलाई करने लग जाते हैं, इनको बहुत ध्यान देते हैं। आधा तो लोग 2 महीने तो 6 महीने में हिस्ट्री ही पढ़ते रहते हैं, कुछ पॉलिटी पढ़ते रहते हैं। भाई इन पे ज़्यादा इन सुपरस्टार नहीं बन सकते। अभी जैसे क्वेश्चन था 2022-23 वाले में कि क्या कहते हैं, सही मेरे को याद नहीं है कौन सी ईयर में था, लेकिन मैं तुम्हें पूछ ले रहा हूँ कि उसने एक बार पांडुचेरी का पूछा था कि पांडुचेरी के MLA का जो वोट होता है ना, वो कितना होता है। अभी भाई पांडुचेरी के MLA का वोट याद करने नहीं जा पाओगे आप, ऐसे कितने स्टेट्स का वोट याद करोगे? तो ये आपका नहीं, किसी का भी सही नहीं होगा। अभी कल मान के चलो वो, आप क्या करते हो कि मान के चलो राजस्थान का वो पूछ लेगा, तो राजस्थान का क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तो नहीं याद करने बैठोगे। तो इसमें जितना आपने लगा रखा ना, उतना ही मेहनत करो, अब ज़्यादा मत करो, उससे ज़्यादा से कुछ नहीं उखड़ने वाला। तो अब मेहनत कहाँ करें? मेहनत अब दूसरे सब्जेक्ट्स पे करो जो आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें करके आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। जैसे मतलब मैं ज़्यादातर करता हूँ साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, और आपका IR, ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर, इन पे करो। इनका पोर्शन बढ़ रहा है और काफ़ी अच्छा और इजी है। अभी साइंस एंड टेक के तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एनवायरमेंट के देख रहे हो कितने इजी इजी क्वेश्चन रहते हैं। अभी देखा आपने कि कितना इजी क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसने ये पूछेगा, एक कीवर्ड दे रखा है और पूछ रहा है कि ये किससे रिलेटेड है। अब बताओ, तुम, मेरे को लगता नहीं है कि आप क्वेश्चन इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। टर्म क्यूबिट इज मेंशन, तो किससे? क्लाउड सर्विस से, क्वांट कंप्यूटर से है, या फिर BLCLT से, या वायरलेस कम्युनिकेशन से। तो वो सब जानते हैं क्वांटम कंप्यूटर से। क्यूबिट क्या होता है? वो बिट 1 और 0 जो लिखते हैं। हो गया ना? तो यही सिंपल सिंपल, अभी ऐसे ही कल पूछ क्वेश्चन पूछ लेगा मजोरना टर्मिनेंस क्या है, तो ध्यान रखना है क्वांटम कंप्यूटिंग से। तो हम लोग एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ खास है नहीं, एक कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं समझाता हूँ आपको, ये जानना बहुत जरूरी है। डी ऑर्बिट सैटेलाइट क्या होते हैं? एक क्वेश्चन आया हुआ है कि डी ऑर्बिट, जो डी ऑर्बिट सैटेलाइट होते हैं वो क्या होते हैं, इनके बारे में कुछ बताओ। तो हमने वो क्वेश्चन जब सॉल्व किया ना, तो मेरे को लगा कि इसको ना बहुत डिटेल में आपको समझाना चाहिए, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सको लाइफ में, कभी भी आए लाइफ में, नहीं मतलब हम लोग तक प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तक। तो डी ऑर्बिट सैटेलाइट क्या होते हैं, उससे पहले ना हम थोड़ा सैटेलाइट के बारे में जानते हैं। तो आप सब जानते होगे ना कि हम लोग क्या करते हैं, ये मान के चलिए, मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये अपना अर्थ में जहाँ पे भी हैं हम, ये हमारा बेस है मान लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करते रहते हैं हर साल, काफ़ी सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, ठीक है ना। स्पेस एक्स ही कुछ 200-300 लॉन्च कर दिया है। तो हर साल हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, और ये सैटेलाइट जाते हैं ऊपर। ऊपर क्या होते हैं, आपकी अर्थ होती है, अर्थ की ऑर्बिट्स होती हैं, ठीक है ना। और ऑर्बिट्स अकॉर्डिंग टू बर्ग, ठीक है, जो धंधा सैटेलाइट का है उसके हिसाब से उस ऑर्बिट में उसको डाला जाता है। अभी अलग अलग ऑर्बिट हैं, एक लोअर है, एक मिडिल है, एक जियोसिंक्रोनस है, ठीक है ना। इन ऑर्बिट्स में ये जाता है। अभी क्या है, कुछ दिन बाद ना इसका मान के चलो, कोई भी सैटेलाइट था, उसका जो काम था मान के चलिए 5 to 10 ईयर्स का था। अभी 10 ईयर्स हो गए, उसका धंधा खत्म हो गया उधर। अब वो उस सैटेलाइट का क्या करोगे? तो उस सैटेलाइट का क्या करते हैं कि उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो उसी के ऊपर एक ये पूरा सब कुछ सिस्टम है। तो ध्यान रखना है कि पहला ऑर्बिट क्या होता है, लियो, ठीक है ना। सेकंड मियो, थर्ड जियो। अभी ये क्या है, इनको एक एक करके समझते हैं। फोर्थ जो अपना ऑर्बिट होता है वो क्या है, तो ऊपर एक चित्र दिया हुआ, उससे समझेंगे। देखो
ये जो सबसे पहली आपको दिख रही है ना, जो मोशन में है, लियो, ठीक है ना। तो लियो है, जिसे बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। ये सबसे पहली वाली लियो, लियो को बोलते हैं लो लो सॉरी लो अर्थ ऑर्बिट। अभी ये लो अर्थ ऑर्बिट है ना, इसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ोगे तो इसे बोलते हैं मियो, इसे बोलते हैं मियो, ठीक है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो इसे बोलते हैं जियो, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। वो अपना वाला जियो नहीं, जो फोन वाला, आप उसी के आशिक हो। तो ध्यान रखना, ये जियो जीईओ, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो अब ये तीन दिख रहे होंगे आपको। इसके बाद एक मैंने लाइन खींची है रेड कलर की, और यहाँ मैंने एक और सैटेलाइट की आपकी ऑर्बिट को इकट्ठा किया हुआ है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑर्बिट। ये सबसे लास्ट में है। तो सबसे लास्ट में है, इसका मतलब जानते हो ना, ये अर्थ से सबसे दूर होगी, फारेस्ट, ठीक है ना। तो अर्थ से ये सबसे दूर है, तो सबसे दूर जो ऑर्बिट है उसे क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑर्बिट। अभी हमने सिर्फ ऑर्बिट के बारे में आना है। ये जो ऑर्बिट है जो सबसे पहली, उसे बोलते हैं लियो। ये चलती है, ठीक है ना। ये इसमें जो सैटेलाइट होंगे वो चलते रहेंगे, इसमें सैटेलाइट होंगे वो भी चलेंगे, लेकिन जियो के सैटेलाइट्स नहीं चलते हैं। अभी मान के चलो जो हम लोग नेटवर्क यूज कर रहे हैं, किसी भी कंपनी का नेटवर्क यूज कर रहे हैं जो सैटेलाइट से आता है, ठीक है ना। तो वो क्या है ना, वो डायरेक्टली वहीं से आ रहा होता है, वो एक जगह स्टेशनरी रहता है, मतलब खड़ा रहता है, तभी तो उसका नाम ही है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो वो एक जगह स्टैटिक है, वो घूम नहीं रहा है। तो ध्यान रखना है आपको कि लियो के सैटेलाइट घूमते हैं, मियो के घूमते हैं, लेकिन जियो के सैटेलाइट नहीं घूमते हैं, वो एकदम स्टेशनरी रहते हैं। अभी हमने देखा सैटेलाइट लॉन्च हो गए, उनकी हमने जान ली कि ऑर्बिट्स कौन सी हैं, ठीक है ना। तो सैटेलाइट हमने यहाँ से छोड़ा था, उसकी पहली ऑर्बिट लियो, सेकंड मियो, थर्ड जियो। अभी फोर्थ सैटेलाइट हमने, फोर्थ ऑर्बिट पड़ी सैटेलाइट की, जो थी ग्रेवयार्ड ऑर्बिट, ठीक है ना। अभी इनका थोड़ा सा और कुछ समझते हैं। ये हमने एक कॉमन बहुत ही लोमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो जाए, ठीक है ना। तो हमने देखा सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च किया, ये मान के चलो, पहले हमने लियो में कर दिया, ठीक है ना। फिर एक अपना मियो में कर दिया, और फिर एक अपना जियो में कर दिया। तो जियो वाला स्टैटिक और ये सब घूमते रहे। अब हम जानते हैं कि हमें सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करना हो, मान के चलो इसका काम हो गया, कोई भी सैटेलाइट है उसने अपना धंधा खत्म कर दिया, अभी 10 ईयर्स या 20 ईयर्स का है, उसके बाद उसे खत्म करना है। तो खत्म कैसे करेंगे, उस बारे पे थोड़ी बातचीत हमें करनी थी, और उसी पे हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझनी है। सबसे पहले, यदि वो सैटेलाइट मियो पे है, ठीक है ना, ये है मियो, और वो सैटेलाइट लियो पे है, तो लियो वाले सैटेलाइट को क्या करते हैं कि उसे हम नीचे अपने अर्थ पे बुला लेते हैं, उसका स्पीड कम करेंगे या उसे मूव करेंगे, और उसे क्या करेंगे, अर्थ में बुला लेंगे। अभी मान के चलो कोई सैटेलाइट जियो पे है, अर्थ वाला सैटेलाइट है, ये तो बहुत कम डिस्टेंस पे है ना, लियो वाला अर्थ के बाजू में ही है। अभी जो जियो पे है ये तो बहुत दूर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जब सफर तय करेगा ना, और एक दूसरा है, ये मान के चलो जियो को ये रेड वाले में लेके आना है, तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना भाई। तो यहाँ आने के लिए इसमें क्या है, ज़्यादा फ्यूल चाहिए होगा, बहुत खर्चा हो जाएगा। यदि हम इसको यहाँ भेज दें तो खर्चा कम होगा, इसलिए यदि हम लास्ट वाली ऑर्बिट में भेज दें, जिसे ग्रेवयार्ड ऑर्बिट कहते हैं। तो अभी देखो क्या करते हैं वैज्ञानिक, वो समझो। वैज्ञानिक क्या करते हैं कि जो पास वाला है, ठीक है ना, जो ये पास वाला है, उनको तो वो अर्थ पे ले आते हैं, ओके, और जो दूर वाला है उसको अर्थ पे नहीं लाते, उसे ग्रेवयार्ड में डाल देते हैं। अभी क्यों नहीं लाते हैं वो हम समझ गए, क्योंकि वो इधर फ्यूल खाएगा और भी कोई नया लोचा हो जाए, तो वो इससे कहते हैं कि उसे उधर ही भेज दो। तो अभी वो क्या करेंगे, ये पास वाला जो मैंने ये कर रखा है, ये पास वाला इधर से इधर ले आएंगे। अभी पास वाला कैसे डिस्ट्रॉय होता है और दूर वाला कैसे डिस्ट्रॉय होता है, ये हमें सीखना है। अभी सिर्फ हमने ये जाना है कि कौन सा किधर ले जाना है। तो हम समझ गए कि यदि हम मियो तक की बात करेंगे तो वो अर्थ पे ले आ सकते हैं, लेकिन जियो वाले अर्थ पे नहीं लाए जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो उधर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि फ्यूल भी बहुत ज़्यादा खाएंगे। अब इन्हें डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं वो समझो। देखो, क्लोज टू अर्थ, जो अर्थ के बहुत क्लोज है ना, उनको हम क्या करेंगे, अर्थ पे लेके आएंगे, और उन्हें अर्थ पे लाके क्या करेंगे, कहीं पे उन्हें डाल देंगे। वैसे मोस्टली होता क्या है कि जब भी कोई सैटेलाइट है, जैसे मान के चलो ये अर्थ का लेयर्स है, ठीक है ना। अभी इधर से कोई सैटेलाइट आया, ये अर्थ है, ओके, ये माँ, ये सैटेलाइट आया, जैसे ही एटमॉस्फेयर में घुसेगा तो आयनोस्फीयर में आएगा, और यहाँ आएगा मेसोस्फीयर में। तो क्या होगा, ये बर्न होना शुरू हो जाएगा। अभी बर्न होना शुरू हो जाएगा ना, तो मोस्टली टाइम पे क्या होगा, या तो ये बर्न हो जाएगा कंप्लीटली। अभी ऐसा भी हो सकता है कि ये बर्न ना हो कंप्लीटली, तो कहीं गिर गया किसी सिविलाइज जगह पे, तो बहुत सिटीजन्स मर जाएंगे ना। तो इसलिए क्या करते हैं ये लोग
कि इसे पहले ही से डायरेक्शन इसकी लेस कर देते हैं और एक ऐसी जगह डायरेक्शन कर देते हैं कि या तो बर्न हो जाए, और बर्न ना भी हो तो ऐसी डायरेक्शन में चला जाए जहां पर कोई सिविलाइज लोग न रहते, मतलब जहाँ लोग रहते ही ना हो, ऐसे समझ लो, कोई सिविलाइजेशन ना हो, मतलब जहाँ कोई लोग न रहते हो। जब कोई लोग नहीं रहेंगे तो इजीली वहां गिर जाएगा, तो कोई हमारा मतलब जान हानि का नुकसान नहीं होगा, मतलब कोई भी मरेगा नहीं। ओके, ऐसे कह सकते हो। तो हमने समझा कि हम नीचे वालों को ना, जो हमारे अर्थ के आजू बाजू हैं, उनको हम अर्थ पे ही ला रहे हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने पहले देखा कि वो बर्न हो जाएंगे, जो बर्न नहीं होंगे उनको किसी प्लेस पे डाल दिया जाएगा। तो प्लेस क्या है उन्हें हम समझते हैं। तो उसे कहते हैं साउथ पैसिफिक ओशियन। मोस्टली जितने भी सैटेलाइट अर्थ से नीचे लाए जाते हैं, जो लो अर्थ ऑर्बिट वाले हैं, वो आते हैं साउथ पैसिफिक ओशियन में, जिसे हम कहते हैं स्पेस क्राफ्ट सीमेंट्री। तो ध्यान रखना है, स्पेस क्राफ्ट सीमेंट्री किधर और किसको कहते हैं, कीवर्ड मिला हमें, इस साउथ पैसिफिक ओशियन। क्यों कहते हैं ये भी हम समझ गए, क्योंकि क्लोज जो अर्थ के आसपास के जो सैटेलाइट हैं उनको वहां पे डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो हमने पहला चीज समझ लिया। अभी हम पढ़ रहे थे कि हाउ ऐसे डिस्ट्रॉय सैटेलाइट। तो हम समझे दो तरीके से, एक अर्थ के आजू बाजू वाले हैं उन्हें अर्थ पे लाते हैं, और अर्थ पे कहाँ लाते हैं, साउथ पैसिफिक ओशियन में, और वहाँ पे गिरा देते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो लोकेशन है उसको क्या कहते हैं, स्पेस क्राफ्ट सीमेंट्री। सेकंड है भाई कि अब जो दूर वाले थे अब उनका क्या करते हैं। तो हमने बोला था कि जो जियो वाले होंगे उन्हें वापस तो लाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत तेल खा जाएंगे। तो उन्हें क्या करेंगे हम, ये करेंगे कि हम जियो को ना सीधा एक नेक्स्ट जो सबसे बाहर की साइड में ऑर्बिट है उसे बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑर्बिट। अभी ग्रेवयार्ड क्यों बोलते हैं, ग्रेवयार्ड तो आप जानते होगे ना, जहाँ पे दफनाया जाता है। तो जो सैटेलाइट हैं जो काम के नहीं है, अब काम में नहीं रहे, उनको ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में डाल दिया जाता है और वहां पे ये खत्म हो जाते हैं। इसीलिए इसे ग्रेवयार्ड कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना जिनका कोई यूज नहीं हो रहा है, जिनका कोई यूज नहीं है, बिना यूज वाले सैटेलाइट्स को डाला जाता है। इसीलिए इसे ग्रेवयार्ड, या फिर इसका बहुत सारे नाम है इसके, सुपर सिंक्रोनस ऑर्बिट भी सही कहते हैं, क्योंकि सिंक्रोनस के ऊपर है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सुपर सिंक्रोनस, जंक डिस्पोजल ऑर्बिट, ये कई सारे इसके सिनोनियम है। तो जंक डिस्पोजल या सुपर सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये सब कुछ किसे कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑर्बिट को। और यहाँ पे कोई भी सैटेलाइट को डाल दिया जाता है तो वो खत्म हो जाता है, इसीलिए इसका नाम ही ग्रेवयार्ड ऑर्बिट है। तो पहला हमने क्वेश्चन सीखा ग्रेवयार्ड ऑर्बिट क्या है, जो अर्थ से सबसे दूरी पर है ऑर्बिट, ठीक है ना, जियो सिंक्रोनस के बाद में, उसे हम ग्रेवयार्ड ऑर्बिट कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे लास्ट में है। ओके, इसी ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या है, जंक डिस्पोजल ऑर्बिट। और यहाँ क्या होता है, सैटेलाइट्स को हम जो यूज नहीं होते उनको डाल देते हैं। ओके, तो जो सैटेलाइट इधर डल गए और कुछ इधर डल गए, ठीक है ना, कुछ पास में, मतलब जंक जंक बन के कुछ अपने स्पेस जो क्राफ्ट सीमेंट्री थी उसमें चले गए, कुछ जंक डिस्पोजल या फिर ग्रेवयार्ड में चले गए। अभी कुछ रह गए, उनको हम कहते हैं स्पेस डेवरीज। कुछ जो अभी कहीं नहीं जा पाए, ना उधर गए ना इधर गए, वहीं रह गए, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पेस डेवरीज, ठीक है ना। तो स्पेस डेवरीज का भी एक अलग कॉन्सेप्ट है कि स्पेस डेवरीज क्या होती है, तो समझ लो अभी इतना ही सिंपल सा, कि जो स्पेस क्राफ्ट और कुछ बहुत सारा कचरा जो हमारे अर्थ के चारों तरफ इन ऑर्बिट्स में रह जाता है, ये जो ऑर्बिट्स है ना, इनमें जो कचरा रह जाता है, वही सबको क्या कहते हैं, डेब्रिस कहते हैं। यहाँ जो ये मैंने दिखा रहा ना, ये ऑर्बिट्स में जितना भी कचरा है, ठीक है ना, स्पेस क्राफ्ट का हो या किसी और चीज़ का हो, इस सब को हम क्या कहते हैं, इस सब को हम स्पेस डेब्रिस कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे स्पेस डेब्रिस जो है ना, वो एक केसलर सिंड्रोम के तरीके से ना, जो केसलर सिंड्रोम होता है, कैसलर बोलते हैं, कैसलर सिंड्रोम है ना, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है ना। मान के चलो एक ये डेवरिस है, एक डेवरिस है, ये दोनों आपस में टकराई तो चार बन गई, दो ये टूट गई, दो ये टूट गई, दो ये टूट गई, फिर ये आपस में टकराएंगी तो फिर आठ बन जाएंगी। ऐसे करके इनकी गिनती बढ़ती चली जाती है, वो कैसलर सिंड्रोम है। तो हमने सीखा क्या, एक बार रिवीजन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कि हमें सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करने होते हैं। एक हम कर देते हैं अर्थ पे लाके स्पेस क्राफ्ट सिमेंट्री में, और एक अपना ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में। तो ग्रेवयार्ड में क्यों डालते हैं और कहाँ डालते हैं वो हो गया। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, डी ऑर्बिट सैटेलाइट क्या होंगे। जो सैटेलाइट ग्रेवयार्ड में डाल दिए जाते हैं, जो सैटेलाइट ग्रेवयार्ड में डाल दिए जाते हैं, उस ही टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, या फिर डी ऑर्बिट सैटेलाइट या डी ऑर्बिट टेक्नोलॉजी। बात समझ गए ना। तो डी ऑर्बिट एक हमें कीवर्ड समझाने के लिए सब ताम झाम करना पड़ा था, ठीक है ना। तो डी ऑर्बिट सैटेलाइट आप समझ गए होगे आई होप, क्या है, जो ग्रेवयार्ड में डाल दिए जाते हैं। अभी इनका यूज क्या है, अभी कोई पूछेगा ये जो डी ऑर्बिट है ना, इसका यूज क्या है, तो यूज तो आपको समझ में आ गया ना,
कि जो स्पेस में डेवरीज हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है ना। डेवरीज ख़त्म क्यों कर रही है? क्योंकि हम इन्हें उधर का उधर ही डाल रहे हैं। अभी हम इन्हें कहीं ख़त्म नहीं करेंगे तो डेवरीज बहुत स्पेस में हो जाएंगी, फिर एक्सीडेंट होने लगेंगे और सब कुछ गड़बड़ा जाएगा हमारा। तो स्पेस डेवरीज को कम करने के लिए डी ऑर्बिटिंग या फिर डी ऑर्बिट सैटेलाइट या डी ऑर्बिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो डी ऑर्बिट सैटेलाइट समझ गए ना, वो सैटेलाइट जो ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में डाल दिए जाते हैं या चले जाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? डी ऑर्बिट सैटेलाइट। तो एक बार हम ये पूरा जल्दी से समराइज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सब समझ गए होंगे अच्छे से। तो हमने देखा था सबसे पहले अर्थ, अर्थ से सैटेलाइट लॉन्च करा, तमाम अलग अलग कामों के लिए इन्हें लॉन्च किया जाता है, ठीक है ना। और कुछ सैटेलाइट्स की जो ऑर्बिट होती हैं, लियो, मियो, जियो, तीन ये हो गई। इनके अलावा एक फोर्थ होती है जिसे बोलते हैं सुपर सिंक्रोनस ऑर्बिट या ग्रेवयार्ड ऑर्बिट या जंक या डिस्पोजल, कुछ ही बोलो, जो सबसे ज़्यादा दूर है। और इसमें ही हम जियो वाले सारे सैटेलाइट भेज देते हैं, और वही सैटेलाइट क्या कहलाते हैं? डी ऑर्बिट सैटेलाइट। ये वाले वापस आ जाते हैं कहाँ? वो आपने पढ़ा था सिमेट्री। कहाँ पे है सिमेट्री? स्पेस क्राफ्ट सिमेट्री, साउथ पैसिफिक ओशियन में। आई होप ये कवर हो गया होगा आपको। तो हम लोग नेक्स्ट थे, ये हमने पढ़ लिया डी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। इन्होंने बहुत कुछ कम दिया हुआ था कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है ना, उसने PSLV-C56 एक जो सिंगापुर का DSA सैटेलाइट है, 6 अदर और भी कुछ हैं, इनको भेजा है। तो वो बस कोई काम की बात नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये थी कि डी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट क्या होते हैं। तो ये इन्होंने कुछ 2 लाइन में दिया हुआ, लेकिन वो बात बहुत बड़ी थी समझाने के लिए, तो मैंने समझा दी। परसिवरेंस रोवर, अभी नासा है ना, उसने जो परसिवरेंस रोवर है उसको भेजा था मार्स पे। अभी जो परसिवरेंस रोवर है मार्स पे गया तो इसने कुछ वहाँ पे चीज़ें देखी। क्या देखा? वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने देखा कि जिजेरो, जिजेरो एक क्रेटर है, एक वहाँ पे कुछ नाम रखा है इन्होंने, उसका नाम है जिजेरो क्रेटर। तो जिजेरो क्रेटर क्या है? क्रेटर तो आप जानते हो ना, जो लेक होती है, ठीक है ना। कोई भी मान के चलो मीटियोर है, ऐसे सपोज दैट ये अर्थ है, और यहाँ से मीटियोर गिरेगा इस पे अर्थ पे, तो यहाँ एक गड्ढा कर देता है ऐसा, क्योंकि गिरेगा तो बहुत ज़्यादा उसका प्रेशर होता है ना, तो एक गड्ढा कर देता है। उस गड्ढे को जो हम बोलते हैं क्रेटर, और वही क्रेटर होता है जो लेक कहलाता है, ठीक है ना। तो जिजेरो क्रेटर है, एक लेक है, वहाँ पे ऐसे कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कुछ और भी चीज़ें इसने डिटेक्ट की हैं। वो हमारे कोई काम की नहीं है, किसने क्या कर लिया, अपन लोग इधर PhD करने नहीं आए, नहीं अपन नासा की नौकरी के लिए मतलब अप्लाई कर रहे हैं। तो बस हमें कीवर्ड्स जानने हैं। तो जिजेरो क्रेटर क्या है? मार्स पे। और वो पता किसने किया है? तो ध्यान रखना है, परसिवरेंस रोवर। तो कभी ऐसा पूछ लिया परसिवरेंस रोवर क्या है, तो बता देना वो मार्स पे गया हुआ है, नासा ने भेजा है, वहाँ पे जिजेरो क्रेटर के बारे में कुछ बातचीत कर रहा है। बातचीत में क्या है, इसने बताया कुछ ऑर्गेनिक एंड केमिकल है ना, वो कुछ उधर मिले हैं, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अभी वो क्या मिले हैं वो अपन को ही पता नहीं, वो नासा वालों को पता होंगे। और ये सब कुछ माल डिटेक्ट कैसे हुआ है? तो वो शेर लोग, इनका स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरनमेंट विद रमन एंड ल्यूमिनेंस फॉर द ऑर्गेनिक एंड केमिकल, ये कुछ सैरलॉक है जिसका फुल फॉर्म है, उससे ये पता करते हैं। तो हमें ये सब जानना है। तो क्या जानना है? परसिवरेंस रोवर क्या है, जिजेरो क्रेटर क्या है, और मार्स पे क्या करते हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ब्लॉक ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, कार्बन, हाइड्रोजन एंड अदर्स। ये कार्बन हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं, नहीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उन्हें पता होगा, ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होती थी उसमें मोस्टली हम लोग कार्बन हाइड्रोजन की बातचीत करते थे। तो अभी कौन कौन जो मिशन है मार्स पे भेज चुका है, तो ध्यान रखो, इंडिया का मंगलयान सक्सेस हो चुका है, उस पर क्वेश्चन भी आ चुका है। USA का भी है, चाइना का भी है, ठीक है ना, यूरोप का भी है, और अभी अभी UAE है ना, होप, इसने भी दे रखा है। तो अभी ये वाला थोड़ा सा न्यूज में, तो इसे याद रखो क्योंकि 4-5 साल तक ये कभी पूछ लेते हैं। तो होप किसका है? UAE का है, यूनाइटेड अरब इमिरात। ये तो आपको पता ही होंगे कि चाइना, USA और यूरोप काफ़ी आगे। यूक्लिड मिशन, अभी ये काम का है हमारे टर्म। यूक्लिड मिशन क्या है, तो व्हाट इज इट, ये हमें बराबर पता रहना चाहिए। तो यूक्लिड मिशन है वो जो अपना यूरोप है ना, यूरोप स्पेस एजेंसी, उसने इसे भेजा है। तो यूक्लिड एम टू इन्वेस्टिगेट कॉस्मिक मिस्ट्री ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, इट विल मेक 3D मैप यूनिवर्स बाय ऑब्जर्विंग द बिलियन ऑफ। अभी क्या है, यूक्लिड जो यूक्लिड मिशन है ये क्या करेगा, एक 3D मैप बनाएगा पूरे यूनिवर्स का। क्या इसका कोई धंधा नहीं है, सिर्फ इतना धंधा है इक्वलेट मिशन का, ये 3D मैप बना के देगा पूरे यूनिवर्स का, इसलिए गैलेक्सी वैलेक्सी को स्टडी कर रहा है, और ये मैप बना के 3D देगा, तो हम लोग घुमा घुमा के देख पाएंगे, ठीक है ना। तो यही इन्होंने दिया हुआ है।
क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है कॉस्मिक मिस्ट्री ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। और ये मिस्ट्री है बहुत दिनों से, अब जब हो जाएगी तो हम देख लेंगे, जब इन्हें इनको खोज करने वालों को कुछ नोबल वोबल प्राइज मिल जाएगा तो फिर हम देखेंगे, तो हमारे ज़्यादा काम करेगा। अभी ऐसे कोई ना कोई डेली कुछ ना कुछ कर ही रहा है, तो यूपीएससी को भी इंटरेस्ट नहीं है, कुछ बड़ा होगा नोबल वोबल मिलता है तो फिर यूपीएससी वाले मजा लेते हैं उससे पूछ के, ठीक है ना। फिर भी आप इतना ध्यान रखना, इक्लूड एक मिशन है जो कुछ 3D मैपिंग के बारे में बात कर रहा है, 3D मैप ऑफ द यूनिवर्स, तो ये सब जुगाड़ करें। डी ऑर्बिटिंग ऑफ सैटेलाइट हम पढ़ चुके हैं, डी ऑर्बिटिंग क्या है, सागर संपर्क क्या है, इस पे देखते हैं। सागर संपर्क क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे हमें अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। सागर संपर्क जो है ना, इसका एक दूसरा नाम है, इसे बोलते हैं DGNSS, इंडिजीनियस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, DGNSS। इसी को हम बोलते हैं सागर संपर्क, लेकिन सागर संपर्क काफी फेमस है, तो ध्यान रखना है DGNSS ही सागर संपर्क है। अभी इसे ना मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने इनोग्रेट किया है। अभी है क्या ये, एक बार थोड़ा सा हम समझते हैं। DGNSS इंडिजीनियस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अभी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसका नाम में ही है, ठीक है ना। और फिर सागर भी कहते हैं, तो मतलब ऐसा है कुछ जो सागर समंदर में कुछ जो समस्याएं होंगी उनको कुछ ये पकड़ने का कुछ काम करता होगा, मे बी ऐसे जुगाड़ बना सकते हो। मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में भी एक ट्रिक सिखाया था ना, कि भाई ट्रिक ये है कि पीटी में हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, तो जो नेम है ना, नेम के साथ खेलना शुरू करना पड़ेगा, बाबू के साथ बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेम के साथ खेलना शुरू करो कि ये नेम में क्या रखा है, क्या है नाम। तो सागर मतलब समंदर की कोई बातचीत कर रहा है और अपना नेविगेशन से सैटेलाइट से कुछ जुगाड़ कर रहा है। तो अभी DGNSS क्या है, तो DGNSS क्या है, ये गलती पकड़ता है। क्या गलती पकड़ता है, मान के चलो कोई भी जैसे नेविगेशन हो रहा है, अभी नेविगेशन में कोई भी लोकेशन बताया गया है, वो लोकेशन में कोई एरर तो नहीं है, टाइम का कोई एरर तो नहीं है, एरर है तो वो गलती पकड़ के उसे सही कर देता है। तो DGNSS क्या कहता है, आपके जो भी हैं किसी प्रकार का भी नेशनल सैटेलाइट, जो भी ग्लोबल नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, उसमें कोई भी गलती होता है तो उसको पकड़ के सही कर देता है। तो यही लिखा हुआ उन्होंने, टेरेस्ट्रियल वे एनहेंस द सिस्टम विच करेक्ट एरर, ये गलती पकड़ लेगा, इनएक्यूरेसी होगी तो उसको सही कर देगा। और किसकी, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो भी GNSS है उनकी सबकी गलती पकड़ के सही कर देता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है सागर संपर्क क्या है, तो ध्यान रखना है एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है इन्होंने, जो पोर्ट शिपिंग वाली मिनिस्ट्री है उसने, कि वो क्या करेगा, इनएक्यूरेसी हो रही हो, एरर हो रहा हो, तो इन दोनों को पकड़ के सही कर देगा। तो गलती पकड़ता है, इतना ध्यान रखना है, DGNSS सागर संपर्क, तो वो गलती पकड़ेगा। अभी ये जो हमने देखा ना ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट क्या है, तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा GPS USA का, ग्लोनास रसिया का, ठीक है ना, नाविक अपने इंडिया का है। ओके, तो नाविक की गलतियां जब मोस्टली पकड़ेगा, और बेडू है, गैलीलियो है यूरोप का, इन बहुत सारे हैं, इन सब का क्या करेगा, ये नाविक का ही नाम जो पहले था INRSS, ठीक है ना, अभी वो नाविक कर दिया है। तो ध्यान रखना ये सब अपने GPS सिस्टम है, इनके ऊपर ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे पीटी और मेंस पहले, तो ये तब न्यूज में था तब। तो ध्यान रखना है आपको अभी क्या है ना, कि ये काफ़ी मेरे को इंपॉर्टेंट इसी लगा क्योंकि वो ऐसी टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन हमेशा पीटी में पूछे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखना, ये GNSS क्या है, गलती पकड़ता है, और वो किसकी गलती पकड़ता है, तो ये भी ध्यान रखना, GNSS की गलती पकड़ता है, DGNSS, यदि मैंने उल्टा बोल दिया तो माफ़ करिए, DGNSS है, वो GNSS की गलती पकड़ता है, दोनों में ही NSS है। केवल अब देखो इसमें चीज़ों में डिफरेंस क्या है, वो मेरे को समझाता हूँ। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जो नेविगेट करते हैं हमें। नेविगेट करने का मतलब होता है रास्ता बताते हैं। जैसे वो मैंने एक आपको पुरानी वीडियोस में बताया था, मान के चलो आपका बाबू यहाँ है और आप यहाँ हो, आप दोनों को आपस में कोई भी डेटा आप ट्रांसफर करते हो, व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजते हो, तो आप क्या करोगे, आपको लोकेशन टाइम सब कुछ बताता है ना एक्यूरेट, तो वही क्या है, नेविगेट कर रहे होते हो आप इंटरनेट के थ्रू कोई एक सॉफ्टवेयर पे, वो किसी न किसी सैटेलाइट से डेटा ले रहा होता है, तो वो नाविक से ले रहा होगा, GPS से ले रहा होगा, किसी से ले रहा होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, अपना नाविक है वो 1500 किलोमीटर आजू बाजू के जगह तक ये डेटा दे सकता है, ये शायद आपको पता होगा। तो ऐसे ही ये सब हैं, GPS है USA का, और ये अपना गैलीलियो है यूरोप का, तो ये सब लोग हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट। अभी सागर क्या है, इंडिजीनियस डिफरेंशियल
अभी यहाँ डिफरेंशियल लगा दिया उन्होंने बस, उसके बाद ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट। तो तभी तो इसका फुल फॉर्म बना DGNSS, और GNSS तो है पहले से ही, तो डिफरेंशियल लगा दो केवल, बस कुछ नहीं है, वो सेम ही तो है, केवल डी बढ़ा दिया है। बाकी तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट है, उसी में तो गलती पकड़ रही है। अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस तो बहुत अच्छे होंगे ना। अभी जहाँ पे भी गलती होगी तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। अभी एक्सीडेंट तो सोना बाबू का नहीं होगा, एक्सीडेंट होगा शिप्स का, क्योंकि वो लोग भी तो यही नेविगेशन से देख रहे होते हैं ना, किधर शिप में जाना है, किधर पोर्ट है, वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये एक मतलब बड़ा रिस्क है, तो ध्यान रखना है कि इससे क्या होगा, रिड्यूसिंग द रिस्क कोलिजन। ठीक है, टक्कर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए पोर्ट पे, हार्बर पे 4-5 इकट्ठे हो जाएं क्योंकि उनको गलती से एक साथ भेज दिया गया है, ठीक है ना। और इंटरनेशनल लेवी ऑब्लिगेशन, कोई और दिक्कत फंस जाएगी। जीपीएस एरर करेक्शन एक्यूरेसी इम्प्रूव फ्रॉम 5 to 10 मीटर टू लेस देन 5 मीटर टू 100 न्यूटिकल माइल्स ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन। ये इंडियन कोस्ट लाइन से 100 न्यूटिकल माइल तक का गलती पकड़ता है। 100 न्यूटिकल माइल, लेकिन ध्यान रखना ये 100, लेकिन वो 100 के अराउंड पूछेगा। एक बार उसने क्वेश्चन पूछा है नाभिक के ऊपर, जब ये IRNS था, कि वो 1500 किलोमीटर तक ही डिटेक्ट करता है, फिर उन्होंने कुछ ऐसा 5000 पूछा था कि 5000 तक डिटेक्ट करेगा क्या, तो फिर वो गलत हो गया था। तो मोस्टली टाइम पे ना वो ऐसे कोई नंबर देते हैं, वो रैंडम नंबर दे देते हैं, एक्यूरेट नंबर नहीं देते हैं, तो ध्यान रखना होता है थोड़ा बहुत नंबर्स का, क्योंकि वो नंबर्स के साथ भी अच्छे से खेलते हैं। विल एनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ, ये ठीक है ना, DGL की बढ़ा देगा, सबऑर्डिनेट ऑफिस अंडर, ये बस वही बोल बच्चन टाइप की, लेकिन ध्यान रखना है आपको ऐसे करके। देखो ये हमें याद करने से तो याद नहीं होने वाली, तो ऐसे याद रखो कि कोई भी इरर हो गया, कहीं भी एक्यूरेसी गड़बड़ा गई, तो क्या होगा कि एक्सीडेंट हो जाएंगे, और भी काफ़ी लॉस हो सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये पूरे गांव में बताता घूम रहा है, केवल इतना कितना बता रहा है, 100 न्यूटिकल माइल तक अपने क्या कहते हैं, जो भी अपना कोस्ट लाइन है उससे। तो ये भी अपना हो गया। नेक्स्ट आते हैं सोलर फ्लेयर। अभी सोलर फ्लेयर क्या है, इस पर एक PYQ आया हुआ है, तो मैंने इधर मेंशन किया था, इसको हमने डिटेल में समझाया हुआ है, तो एक बार हम इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। सोलर स्टॉर्म। अभी सोलर स्टॉर्म क्या होता है, सोलर स्टॉर्म को ही सोलर फ्लेयर कहते हैं, ठीक है। अभी वो क्या कहते हैं, ऐसा घबरा के बाल नहीं खींचने का, तो ये क्या है हम जानेंगे, इसके इम्पैक्ट जानेंगे, फिर PYQ पढ़ेंगे। तो सोलर स्टॉर्म या सोलर फ्लेयर क्या है, एक बार देखते हैं। ये है अपना सूरज, ठीक है ना, ये सूरज है, जिसको हम इंग्लिश में सन कहते हैं। अभी सूरज को कभी कभी ना एकदम सूरज मौज में आ जाता है, और मौज में आने की वजह से क्या ना, एकदम अचानक बहुत ज़्यादा सन पे विस्फोट होता है। और उस विस्फोट में क्या होता है ना, अलग अलग जात की कई सारी गैसें, और गैसों के साथ साथ छोटे छोटे कण, पार्टिकल्स जिन्हें बोलते हैं, वो यहाँ से निकलना शुरू होते हैं। तो इसे हम थोड़ा कलर बदल देते हैं, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही ब्लास्ट हुआ सन पे, तो यहाँ से ना बिलियंस ऑफ टन सुपर हॉट गैसेस और कुछ पार्टिकल्स निकले, ठीक है ना, तो ये निकलना शुरू हो गए, इन्होंने ऑलरेडी निकाले हुए हैं। तो क्या है, यहाँ से बहुत सारे पार्टिकल्स निकले और बहुत सारी गैसें निकली हैं, अब ये इधर की तरफ बढ़ी, तो क्या है ना, बाकी जो प्लानिट पड़े उनको क्रॉस करती हुई आई होंगी, ऐसा नहीं है सिर्फ पृथ्वी पे आके टकरा गई। इससे पहले जो प्लानिट्स पड़ रहे थे ना, उनसे भी टकराती होती हैं, इसलिए कम हो जाती हैं, समझे ना। इसलिए इनकी एक्यूरेसी, फ्रिक्वेंसी, इनका मतलब जो भी है इम्पैक्ट करने का तरीका, वो सब कम हो जाता है। अभी जब इधर अर्थ की साइड है, ये है अर्थ अपना, तो इधर से ये घूमती हुई आएंगी, तो अर्थ पे भी क्या है ना, मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का अलग मैग्नेटिक फील्ड है। और जब ये आपकी जो भी हैं क्या कहते हैं, आपकी सुपर हॉट गैसेस और कुछ जो भी हैं, ये सुपर हॉट गैसेस हैं, वो चार्ज पार्टिकल होते हैं, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो चार्ज होते हैं। अभी चार्ज पार्टिकल्स यहाँ आएंगे, इनके बाद आने के बाद जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, उसको ये गड़बड़ा देते हैं। अब ये आते आते केवल मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो गड़बड़ाएगा ही, उसके साथ साथ क्या होगा, सैटेलाइट, ठीक है ना, पावर ग्रिड, रेडियो इंटरफ्रेंस, ये सब कुछ गड़बड़ा जाता है, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि ये सारी चीज़ें एकदम बफ बंद हो जाती हैं, समझ गए ना। तो ध्यान रखना है कि सन से क्या होता है कि सन पे कभी कभी विस्फोट होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ चल जाती है जिससे कि बहुत सारी गैसें और कुछ पार्टिकल्स आते हैं, और वो हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, उस पर क्या कहते हैं, जो हमारी पावर ग्रिड है, रेडियो इंफ्लुएंस, ये सबको गड़बड़ा देते हैं। तो सोलर फ्लेयर्स क्या है वो समझो, कि जब भी हॉट गैसें और कुछ पार्टिकल्स आते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं,
सोलर फ्लेयर या सोलर स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब जानते होगे ना, जब बहुत सारी एक गैसें आती हैं जो हमारे यहाँ पे अर्थ पे ही बनता है ना, ऐसे करके स्टॉर्म करके, ठीक है ना, वही टाइप का बन जाता है। तो ध्यान रखना है अभी कि ये आ गया यहाँ पे। अभी ये नॉर्थ पोल पे होता है, साउथ पोल पे होता है। पोल्स पे ही क्यों आता है, ये वाली बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो पोल्स पे ही होता है, ठीक है ना। नॉर्थ पोल पे होगा, साउथ पोल पे होगा, पोल्स पे ही हमें दिखाई देता है मैग्नेटिक फील्ड मोस्टली टाइम पे। तो ये नॉर्थ पोल पे हमें ज़्यादा दिखते हैं और साउथ पोल पे। अभी नॉर्थ पोल वाला जो अपना ये पार्टिकल्स और गैसें हैं, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं ना नॉर्थ पोल पे, तो जैसे ही एटमॉस्फेयर में घुसते हैं तो वहाँ पे एक आयनोस्फेयर करके आपने पढ़ा होगा, सॉरी, आयनोस्फीयर एक्सोस्फीयर में होता है। वहाँ पे बहुत सारे आयंस होते हैं और ये भी पार्टिकल्स आयन है। तो जैसे ही आगे आओगे ना, ये बर्न होना शुरू हो जाते हैं। बर्न होते हैं ना, तो नॉर्थ पोल पे जो बर्न होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अरोरा बोरिलस। तो जैसे मोस्टली चीजें बर्न होती है ना, उन्हीं को हम लोग अरोरा कहते हैं। तो नॉर्थ पोल पे जो अरोरा होते हैं उन्हें बोरिलस कहते हैं, और जो साउथ पोल पे होते हैं उन्हें ऑस्ट्रेलिस अरोरा कहते हैं। ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिस का मतलब साउथ होता है। अभी बहुत सारी जगह इसका यूज होता है, जैसे ऑस्ट्रोपिथेकस। अभी जो लोग एंथ्रो पढ़ते होंगे उनको पता होगा, जो साउथ में मिलते हैं, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया जो साउथ में है, तो ऑस्ट्रेलिस का मतलब होता है साउथ। तो जो साउथ में अरोरा होते हैं उनको बोलते हैं ऑस्ट्रोलिस। अभी जो रह गया वो बचेगा नॉर्थ में, तो बोरिलस नॉर्थ में होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, हमने अभी क्या सीखा है, एक बार समझते हैं, रिविजन करते हैं। कि हमने सीखा कि यहाँ से कुछ बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं, गैसें आती हैं, और वो आके हमारे अर्थ पे मिलते हैं। तो नॉर्थ पोल पे मिलते हैं, वहाँ पे अरोरा बनता है। साउथ पोल पे मिलते हैं, वहाँ अरोरा बनता है। साउथ पोल का अरोरा ऑस्ट्रेलिस होता है, नॉर्थ का वॉरिलिस होता है। अब ये आके जब टकराता है तो इससे कई सारी दिक्कतें होती हैं, क्या इम्पैक्ट होते हैं, सैटेलाइट डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, सब कुछ गड़बड़ा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स होता है। पावर ग्रिड गड़बड़ा सकते हैं, रेडियो इंटरफेरेंस, जो भी रेडियो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी समस्याएं होंगी ना, वो सब गड़बड़ा जाएंगी क्योंकि वो आयंस बहुत तंगड़े होते हैं। तो ये वाली चीज़ हमने समझी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये जो सोलर स्टॉर्म्स हैं वो क्या हैं, वो कुछ नहीं है, एक आपके पार्टिकल्स हैं, कुछ गैसें हैं जो हाईली चार्ज हैं। ध्यान रखना, हाईली चार्ज नहीं होंगी तो अरोरा नहीं बनेंगे, और तो ये कुछ ज़्यादा खास कुछ कर नहीं पाएंगे, हाईली चार्ज रहती हैं। इम्पैक्ट क्या है, पावर ग्रिड फूक जाएगा, सैटेलाइट फूक जाएंगे, ठीक है ना, और बाकी कम्युनिकेशन की चीज़ें फूक जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत पार्टिकल जो होते हैं वो चार्ज होते हैं। अब एक पी देखते हैं। एक क्वेश्चन आया 2022 में। ये मैं नए क्वेश्चन क्यों लेता हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है ना, आपको बेसिक नॉलेज है ना साइंस एंड टेक का, तो आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो, मेजर सोलर स्टॉर्म्स रीच द अर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द अर्थ। अभी ये इम्पैक्ट ही पूछते हैं हम लोग, अभी इम्पैक्ट पढ़े थे ना, और इसका दिल कर गया, इम्पैक्ट ही पूछ लेते हैं हम लोग। तो इम्पैक्ट देखते हैं क्या क्या है। जीपीएस एंड नेविगेशन सैटेलाइट कुड फेल। हाँ, अभी हमने बोला था ना, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो सारी फेल हो सकती हैं क्योंकि वो बहुत हाईली चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं। सुनामी कुड अकर इन इक्वेटोरियल रीजन। भाई सुनामी उनामी का तो कोई हम बात ही चीत नहीं की, इतना भी ज़्यादा हाईली चार्ज नहीं होंगी, सुनामी गड़बड़ा कर देंगे। क्यों? वैसे हमने एक चीज़ देखा ना, ये नॉर्थ या साउथ पोल्स की बात होती है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ या नॉर्थ पोल पे होगा ना, लेकिन ये इक्वेटोरियल की बात कर रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा भाई, दो तो नहीं है। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया यहीं पे, लेकिन फिर भी हम लोग आगे देखते हैं। पावर ग्रिड कुड बी डैमेज, हाँ भाई वो हो जाएगा। इंटेंस ऑरोरा एंड अकर ओवर द मच ऑफ अर्थ, हाँ भाई अरोरा लगेंगे, नॉर्थ पोल पे भी लगेंगे, साउथ पोल पे भी लगेंगे, साउथ का ऑस्ट्रेलिस बोरिलस। फॉरेस्ट फायर कुड बी टेकन ओवर द, अरे भाई फॉरेस्ट फायर थोड़ी नहीं हो जाए, क्योंकि जो आग जलती है, मैंने बताया ना, लेयर्स जो है ना अपनी एटमोस्फियर की आत है, यहाँ पे जलना शुरू हो जाते हैं। ये थोड़ी नहीं वो जलती हुई आग नीचे आके गिर जाती है। तो ये तो बहुत ज़्यादा बियर्ड बात हो गई, तो ये 5 हटा दो, वो हम लोग आंसर तक पहले ही पहुंच चुके हैं। ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब, हाँ भाई पूरा सैटेलाइट इधर उधर हो जाता है तो ऑर्बिट गड़बड़ा जा सकता है। शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर द पोलर रीजन कुड बी इंटरप्टेड। देखो पोलर रीजन इसने स्पेशली कहा है, तो मतलब पोलर रीजन का मतलब होता है पोल्स होंगे कोई ना कोई, क्योंकि इक्वेटोरियल नहीं कहा है। ध्यान रखना, हम पहले ही समझा चुके थे, पोल्स पे ही इसका सब कुछ जुगाड़ चलता है, तभी वो पोल्स पे ही अरोरा बनते हैं। तो ध्यान रखना है ना कि हाँ भाई गड़बड़ा जाएगा, कम्युनिकेशन पूरा गड़बड़ा जाएगा, हमने पढ़ लिया पूरा।
तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था यदि इसे देखा जाए तो, हम लोग सही से देख रहे हैं तो कॉमन सेंस पे क्वेश्चन था, लेकिन लोग कहते हैं बहुत टफ क्वेश्चन है। ऐसा टफ क्वेश्चन कुछ नहीं आता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अरोरा ऑन मरकरी ये हो गया। हाँ, अभी इन्होंने अरोरा, हम ये पढ़ रहे थे ना रिसेंटली, क्या है ना कि जो सोलर फ्लेयर्स हैं उनको क्लासिफिकेशन किया है। भाई मेरे हिसाब से देखा जाए ना, मैं 2-3 साल से पढ़ रहा हूँ, काफ़ी दिनों से पढ़ा भी रहा हूँ, तो वो इतनी बाल की खाल नहीं पूछते हैं जो इन्होंने दे रखी है। अभी हमने PYQ दिखाया तुम्हें, तो शायद तुम भी सीख रहे होगे कि वो सोलर जो है ना, सोलर फ्लेयर्स है, उनको क्लासिफिकेशन घुस के नहीं पूछेंगे कि कौन सी क्या है नहीं है। हम लोग को साइंटिस्ट बनाने नहीं लाए हैं इधर। हम लोग वो उधर सूरज पे जाके रिसर्च नहीं करने वाले हैं। हमें बेसिक चीज़ जाननी चाहिए। जो बेसिक बातें पूछी उन्होंने, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, तो उतना हमारे लिए इनफ है। फिर भी अब इन्होंने दिया है तो इनको बुरा लग जाएगा, फिर इधर अपने कुछ व्यूअर हैं जो बुरा मान के फिर चले जाएंगे। तो ध्यान रखना है आपकी तसल्ली के लिए, और हमारा कुछ नहीं है। तो रिसेंटली इनकी सोलर फ्लेयर्स हैं, उनको कुछ इन्होंने क्लासीफाई किया है। तो वो कैसे कैसे किया है इन्होंने ना, ABCMX ऐसे कुछ क्लासीफाई किया है, ABCMX। तो ध्यान रखना ABCMX, ए सबसे वीक है और एक्स सबसे स्ट्रांग है। स्ट्रांगनेस बढ़ती कैसे, 10 का मल्टीप्लाई करके, मतलब 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है ABC में, ठीक है ना। तो ऐसे करके ध्यान रखना है। तो ईच लेटर रिप्रेजेंट 10 फोल्ड इंक्रीज द एनर्जी आउट, तो मतलब वो 10 गुना हो जाएगा। ऐसा करके उन्होंने कुछ जुगाड़ कर रखा है। तो ध्यान रखना है सोलर जो फ्लेयर्स हैं उनको डिवाइड किया गया है ABCMX, मतलब 5 हैं, 5 जात की अलग अलग सोलर फ्लेयर्स होती हैं। अब इनमें क्या क्या होता है तो वो कोई काम का नहीं है, आपका दिल करे तो पढ़ लेना, मेरे तो काम करने लगा, तो मैं बाल की खाल नहीं खींचने निकलूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बीकेस्ट हैं तो कम काम करेंगे क्या, सोलर फ्लेयर्स क्या है हमने समझा दिया, एक्सप्लोजन होता है सन पे और कैसे मैग्नेटिक फील्ड पे आते हैं, तो ये हम सब समझ चुके हैं। अरोरा ऑन मरकरी, अरोरा क्या होते हैं हम समझ गए कि वो भाई पोल्स पे क्या होता है, लाइट बनती है। लाइट क्यों बनती है, क्योंकि ऊपर से जो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं जो चार्ज, वो आते हैं और वहाँ लेयर्स में आके यहाँ पे जो आइंस हैं उनसे टकराते हैं, तो लाइट बनती है। जैसे वो आपने देखा होगा ना, पत्थर से पत्थर टकराने पे भी लाइट बन जाती है। अब यहाँ एक काम की चीज़ है, बेपी कोलम्बो। अभी ये बेपी कोलम्बो जो है ये क्या है, तो ध्यान रखना है, एक कीवर्ड मिल गया हमें, तो ऐसे कीवर्ड ध्यान रखना है हमेशा। बेपी कोलम्बो ये जॉइंट मिशन है यूरोप स्पेस एजेंसी और जापानीज का, ठीक है ना। तो बेपी कोलम्बो, तो बेपी कोलम्बो को ध्यान रखना है। बेपी कोलम्बो क्या है, एक जॉइंट मिशन है, किसका, तो यूरोप का और जापानीज दोनों एजेंसियों का। अरोरा क्या होते हैं हम सीख चुके हैं, क्वेश्चन भी कर लिया हमने। 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट, ये 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट क्या है, तो ध्यान रखना है कि वो हेल्थ से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लॉन्च 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अब इसमें क्या होगा कि हर एक पेशेंट का डेटा को बचा के रखा जाएगा, तो ऐसा हेल्थ से रिलेटेड है, इतना ध्यान रखो। अभी इन्होंने ना एडमिनिस्ट्रेशन जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप जो चीज़ें होती हैं, माफ़ करिएगा, तो वो सब इन्होंने इधर पेल के रखी हुई हैं। तो सॉरी, दिस टाइप डाटा नॉट आस्क की पी, आप PYQ जाके देखो, या तो आप फ्री हो गए हो तो बाबू से। तो ध्यान रखना है आपको कि ये जो इन्होंने दी हुई है, किस में क्या है, किस में किधर लगाए, ये हमारे कभी भी काम करनी है। तो सिर्फ कीवर्ड्स हमें देखने हैं, और बाकी कुछ चीज़ें उन्हें एक्सप्लेन करना है जो कुछ सही सब हमें बताने की कोशिश कर रही हूँ। अभी ये नहीं कि ये कितना फाइनेंस किसको कितना दे दिया गया है, ये भाई क्वेश्चन साइंस एंड टेक में नहीं आते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, और कौन सा क्या कर दिया गया, ये साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है ही नहीं। ध्यान रखना, साइंस एंड टेक के PYQ देखो जाके, उधर कुछ न कुछ अलग टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा गया होगा, कुछ अच्छी चीज़ पूछी गई होगी, लेकिन ऐसी बोल बच्चन नहीं पूछते वो। तो ये कीवर्ड है, तो आप इसे ध्यान रखो कि वो हेल्थ से रिलेटेड है। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या है, भाई ये तुम्हें मतलब एकदम इच्छा है, दिली इच्छा है ना कि आप एक बार पूरा अच्छे से सीखो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या है। तो मैंने भी अपनी दिली इच्छा से ना, ये मे वाली साइंस एंड टेक की जो अपनी वीडियो है ना, उसमें पढ़ा है, और ये 42 मिनट पे शुरू होता है। उधर मैंने क्या क्या किया है, ये क्या है, व्हाट इज इट, इम्पैक्ट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, PYQ, PTK, मेंस के, स्ट्रक्चर, ये सब जितना हमारे लिए काम का है ना, पूरा टॉपिक कंप्लीट करके रखा हुआ है कि
AMR क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या है, इसके सॉल्यूशन क्या है। इवन मैं यहाँ एक चीज़ भूल गया कि इसके कॉजेस क्या हैं, ये क्यों हो रहा है AMR। तो AMR क्या है, इसके कारण क्या है, इसके क्या इम्पैक्ट रहेंगे, इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या है, ये सब बताया हुआ है। ठीक है ना। तो आप उधर जाके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं अपन उधर नहीं जाएगा, इधर ही पढ़ेगा, तो इधर कुछ काम का माल दिया नहीं गया है, बस थोड़ी बातें दी गई हैं, तो हम जल्दी से देख लेते हैं। वन हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा है AMR पे, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होता हुआ मतलब रेसिस्टेंस है। AMR एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है ये समझो थोड़ा सा। मान के चलो आपने ना एंटीबायोटिक खाई, मैंने उधर समझाया हुआ है कि वो क्या कहते हैं, आपने मूवी देखी होगी तो मूवी का असुर मूवी ना, तो असुर मूवी को लेके मैंने समझाया हुआ है ऐसे करके कि अभी मान के चलो किसी के पेरेंट्स हैं, ये अपना गोलू है, ये गोलू के पापा हैं, ठीक है ना, मोटे मोटे हाथ क्योंकि मारेंगे बहुत। तो गोलू के पापा हैं और ये गोलू है। गोलू कोई थोड़ा सा सुबह लेट उठा 5 मिनट, तो गोलू के पापा ने एक थप्पड़ मारा गोलू को, कहा कि साला लेट उठता रहता है, अपन इधर तेरे को जगाने के लिए बैठा है, काम करने के लिए, पूरा पैसा फर्जी बर्बाद कर रहा है, ये वो। गोलू ने कुछ भी नहीं किया फिर मारा। गोलू कुछ कर रहा है तब भी मारा, गोलू नहीं कर रहा है तब भी मारा। तो क्या होगा, गोलू का थोड़े दिन बाद ना अपने पापा को लेके रेसिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, उसे मार वार से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो डेलिबरेटली ऐसा गलत काम कर देगा, सोचेगा क्या ये दो थप्पड़ी तो लगने, खा लेंगे। ऐसा तुम्हारे साथ हमारे साथ भी होता है, हम बचपन में देखते हैं। रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक दिन गोलू बड़ा हो जाएगा, यदि ये चीज़ डेवलप नहीं हुई तो वो फिर अपने पापा को मतलब खड़े होके जवाब दे सकता है। मे बी कभी ऐसा ऐसा होता है कि वो मार भी देते हैं। तो ये सेम टू सेम स्टोरी हमने आसुर मूवी में देखी है ना, जो अपना विलन रहता है उसके साथ। तो उसी पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया होता है कि उसका बाप बार बार मारता है, इसकी वजह से वो अपने बाप को ही मार देता है। उसका रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जिसने उसे प्रोड्यूस किया है उसको ही वो मार देता है। समझ गए ना। तो सेम टू सेम बात यही है। सॉरी। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये हमारी बॉडी में घुसते रहते हैं और हम लोग को कोई ना कोई डिसीज देते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको मारने के लिए ना एंटीबायोटिक खाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कैसे भी मर जाए। अभी क्या है ना, एंटीबायोटिक का कोई एक कोर्स रहता है, ऐसा मान के चलो 5 दिन का है, एक 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 मतलब दो दो एंटीबायोटिक 5 दिन खानी है, तो ये मर जाएगा। लेकिन हम कहते क्या, एक दो, 2-3 दिन खाए, उसके बाद हम सही हो गए तो हम छोड़ दिए, वो 2 टैबलेट थी वो खाई नहीं। अभी वो 2 पिल्स नहीं खाई हैं वो तो अच्छा बात है, लेकिन मुद्दा क्या था ना कि जो आपके बैक्टीरिया थे वो कंप्लीटली मर ही नहीं पाए। 3 दिन खाया ना आपने तो कुछ मेजोरिटी मान के चलो 90% मर गए, 10% बच गए। अभी इन्होंने ना वो 3 टैबलेट के बराबर रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया। नेक्स्ट टाइम आप 4 खाओगे ना, तो ये 3 का रेसिस्टेंस तो डेवलप किए हुए हैं पहले से, तो इसमें से एक एक ही तो बची एक्स्ट्रा, तो इसमें से क्या हुआ, 90% मर गए। फिर 10% ऐसे कर करके ना रेसिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। और एक दिन आप एंटीबायोटिक खाओगे ना, 5वीं दिन तब भी उनका 0% असर रहेगा। तो वो डेवलप हो गया AMR, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। समझ गया ना। तो यही सब सेम टू सेम बात था। तो अभी WHO ने क्या किया है कि ग्लोबल रिसर्च एजेंडा लगाया इस पे, ताकि भाई रिसर्च करो, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी है AMR से। तो इन्होंने जो 5 पिलर बेस्ड वन हेल्थ अप्रोच रखी है, वही 5 पिलर दिए हुए हैं। ट्रांसमिशन होना चाहिए, ठीक है ना, और इंटीग्रेटेड सर्विलेंस होना चाहिए, इंटरवेंशन होना चाहिए, बिहेवियरल इंसाइट चेंजेस होने चाहिए, इकोनॉमिक एंड पॉलिसी होनी चाहिए। अभी थोड़ा हम समझा देते हैं तुम्हें क्या है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि फोकस रखो इन्वायरमेंट पे, इन्वायरमेंट, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन सेक्टर, कि किधर किधर कैसे कैसे हो रहा है। इंटीग्रेटेड सर्विलेंस, वो सब लोगों को मिला के इंटीग्रेट करके सर्विलेंस करो। ऐसा नहीं है कि अभी एक आदमी अलग कर रहा है, दूसरा अलग कर रहा है, तो पांचों में से कोई भी नहीं कर पा रहा है। अभी इंटीग्रेटेड हो जाएंगे तो सही जल्दी से हो जाएगा। इंटरवेंशन करो, क्या इसे प्रिवेंट करने के लिए ना कोई लॉ बनाओ, प्रेवलेंस करो स्पीड को, ठीक है ना, और सो अवेयरनेस लेके आओ। बिहेवियर इनसाइड चेंजेस, मतलब वही बिहेवियर बताओ लोगों को कि आप डॉक्टर से दवाई लो। मोस्टली लोग क्या करते हैं, डॉक्टर से नहीं, केमिस्ट से दवाई लेते हैं। आप लोगों में से ही बहुत होंगे। अयो हंस रहे होंगे इसे सुनते वक्त, कि वो क्या करें, केमिस्ट के पास जाएंगे, बोलेंगे कि मेरे को बुखार आ गया है, खांसी है, जुकाम है, ये है वो है, फलाना है, ठीक है। भाई मेरे को
केमिस्ट भाई भी बामा करके आया है, वो एमबीबीएस या एमडी करके नहीं आया। तो वो आपके हिसाब से दवाई दे देगा आपने जो मांगा है, लेकिन एक्चुअल में उसके इम्पैक्ट क्या है उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ गए ना? तो डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि वो इम्पैक्ट सोच के मेडिसिन देता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, यदि खतरनाक होगा तो ये वाला टैबलेट नहीं, ये वाला दो। लेकिन जो केमिस्ट होता है वो इम्पैक्ट नहीं, वो अपने मेडिकल का जो उसका केमिस्ट का शॉप है उसका इम्पैक्ट देखेगा, ये वाला टैबलेट इसको चिप देते हैं। ओके। इकोनॉमिक एंड पॉलिसी, वो मैंने बोला ना, कुछ ऐसे पॉलिसी मेकिंग करो, कुछ ऐसा लॉ बनाओ जिससे कि जैसे अमेरिका यूएसए है ना, उधर एंटीबायोटिक बैन है, आप ओपनली एंटीबायोटिक नहीं ले सकते विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। ठीक है ना? अपन इधर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं ये है, इसलिए कुछ ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। तो आप, मैंने बोला ना कि ये एएमआर, व्हाट इज इट, क्या है ये, कॉजेस क्या है, ठीक है ना, सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, पीवाईक्यू क्या है, ये पूरा आप उस वीडियो में जाके समझ लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जाके देख लो। मलेरिया वैक्सीन, वो अपन ने कोई ज़्यादा खास काम करनी है, लेकिन कुछ कीवर्ड देख लेते हैं। अभी मलेरिया का वैक्सीन बना है, मलेरिया ऑलरेडी बहुत दिनों से है। अच्छा चलो, जिन लोगों का एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है ना, वो लोग थोड़ा सा रुको और मेरे को ये बताओ कि वो मलेरिया वाली स्टोरी क्या है, सिकल सेल। सिकल सेल एनीमिया जिन लोगों को होता है वो लोग मलेरिया को मतलब प्रिवेंट कर लेते हैं, मलेरिया उनको नहीं होता है। ऐसा क्यों, प्लीज़ कमेंट में बताना, जिससे मेरे को पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं जिनका एंथ्रोपोलॉजी है, तो फिर मैं उन लोगों से मिलके कुछ और भी अच्छा काम कर लूँगा। ओके। तो मैं एंथ्रोपोलॉजी वाले जरूर बताएं वो मलेरिया और सिकल सेल एनीमिया का वो क्या संबंध है। ओके। यदि एक आध दो लोग किसी का एंथ्रोपोलॉजी है तो इन्होंने बताया हुआ है कि 18 मिलियन डोज ऑफ द फर्स्ट एवर मलेरिया वैक्सीन RTS-A01 वर अलॉटेड 12 अफ्रीकन कंट्री टू। हाँ भाई, ये फिलंथ्रोपिस्टी चलती रहती है, कोई न कोई गाबी यूनिसेफ वाले इधर उधर जाके वैक्सीन बांटते रहते हैं, तो उसमें हम क्या करें? अभी ये कोई कोविड थोड़ी नहीं है जो इसका बराबर टपाटप हमें वैक्सीन के बारे में याद करना है, क्योंकि वो पैंडमिक था। अभी मलेरिया चल आ रहा है सदियों से, तो इसमें कोई वैक्सीन बन गया उसके लिए अपन यहाँ रातों की नींदें खो के सोना बाबू से गुस्सा होके नहीं इसे याद करने बैठेंगे। भाई बात को बना के रखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो कोई काम का माल नहीं है। तो इधर काम का माल इतना है कि ध्यान रखना, RTS मलेरिया वैक्सीन, तो ये वो याद नहीं रहेगी, तो मेरे को लगता है आप बस मलेरिया क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान के रखो। अभी मॉस्क्यू से रिकॉम्बिनेट पोर्ट, ये देखो कितने जात की वैक्सीन होती है ना, ये हम पढ़ने वाले हैं अभी। वो पीटी का टाइम तो आने दो ना भाई, पीटी का अपना पूरा कोर्स आने वाला है, तो उधर हम लोग सब फ्री में मस्त मजे लेके सब कुछ पढ़ेंगे। ओके। तो उधर सब करवा दिया जाएगा, तो आप चिंता ना करें। अभी इधर एक कीवर्ड मिल जाता है फिर उसके लिए मतलब रातों की नींद नहीं खोनी है। ओके। वो मैं करवा दूंगा, आप मतलब ट्रस्ट कर सकते हो मेरे पे। तो मलेरिया वैक्सीन में क्या हमें पढ़ना क्या था, तो इन्होंने अभी इधर जाके 18 मिलियन डोज को बांटा है अफ्रीका में। तो ये हमारे कोई काम का नहीं है मेरे को लगता है। अबाउट मलेरिया, वो मलेरिया क्या होता है, तो एक जो एनोफिलीज मादा होती है, मच्छर, मादा मच्छर, ठीक है ना, वो उधर जाके काटती है, मतलब काटती तो नहीं है, ऐसा डंक को, ऐसे मतलब ये अपना बॉडी है ना, तो इधर उसके पास एक ऐसा नली होता है, आपकी नली में डालती है, फिर ब्लड को सक कर लेती है। तो यहाँ पे क्या है ना, कुछ एसिड छोड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी आरबीसी जो है उनमें वो लग जाता है, और फिर वो आरबीसी को खाने लगता है। तो मलेरिया में क्या होता है, आरबीसी मरना शुरू हो जाती हैं, और फिर जिनकी आरबीसी ज़्यादा टाइम तक रहेंगी, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम ज़्यादा टाइम तक आरबीसी रहेंगी, तो वो ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा जो बैक्टीरिया रहेगा, ठीक है ना, जो भी उसके अंदर रहेगा, प्रोटोजोआ। अब वो आरबीसी तुरंत मर जाएंगी तो प्रोटोजोआ भी तुरंत मर जाएगा। जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया होता है उनकी आरबीसी जल्दी मर जाती है, इसकी वजह से क्या है, प्रोटोजोआ जल्दी मर जाता है। जिन लोगों को मलेरिया नहीं होता है, डोमिनेंट जिनके जीन्स रहते हैं, तो उन लोगों की काफ़ी दिन तक चलती हैं, तब तक प्रोटोजोआ जल्दी डेवलप हो जाता है, तो वो लोग जल्दी से निकल जाते हैं। और जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया होता है उनकी बॉडी से मलेरिया निकल जाता है, और जिनको नहीं होता है वो खुद निकल जाते हैं। ओके। तो यही सब बातें हैं। तो इन्होंने देखा है कि वो कितनी जात का मलेरिया होता है। भाई अपन डॉक्टर बनने नहीं बैठा, इवन डॉक्टर को, जो डॉक्टर रहता है ना, उसको खुद पता नहीं है कि मलेरिया का अलग अलग जात भी है। वो सेम दवाई देता है हर एक आदमी को, मैं खुद लेके आया हूँ। अवार्ड ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनेशन गैबी, ये जो गैबी है ना, उसमें इन्होंने कई सारी वैक्सीन के बारे में बताया हुआ है।
गेट वाज सेटअप ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप इन 2000। कोर पार्टनर WHO, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, जिनके पास माल है वही इनके पार्टनर है। मतलब बड़ी बड़ी मल्टी लेटरल जो चीज़ें हैं, WHO, ठीक है ना। BPL रिजिम ट्रायल, अभी ये BPAL रिजिम ट्रायल चल रहा है ना, तो इसमें क्या है भाई, एक मेडिसिन है, मेडिसिन उन्होंने बना लिया, उसका ट्रायल कर रहे हैं। अभी भाई बनने तो दो यार, जब बन जाएगी तो हम देख लेंगे ना, अभी ट्रायल चल रहा है। अभी ट्रायल वाली मतलब मेडिसिन को ही हम याद करने बैठ जाएं। XDR टीबी की एक मतलब दवाई है जिसका ट्रायल चल रहा है, जिसको मतलब MDR बनेगी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। मैंने पढ़ाया था ना, कई सारी जो ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है जिन लोगों को, उनके लिए दवाई बनाई जाती है, जिसमें एक दो तीन तीन जात की दवाई मिला के एक दवाई बना दी जाएगी, जिसे बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये दवाई बनेगी भाई, अभी ट्रायल चल रहे हैं, एक बार बनने दो तो हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैंने देखते हैं XDR एक टीबी के लिए दवाई है। अभी जॉम्बी ड्रग है, ये काफ़ी मस्त आर्टिकल है। अभी ये जॉम्बी ड्रग क्या है, एक जाइलाजाइन, ठीक है ना, जाइलाजाइन, जाइलाजाइन करके एक ड्रग आता है। ओके, अब ये ड्रग आता है एनिमल्स के लिए, मोस्टली काव और हॉर्स के लिए, उनको स्टिल मतलब उनको ही दिया जाता है स्पेशली। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं इस ड्रग को, खुद को मजा दिलाने के लिए, ठीक है ना। ऐसा मतलब देखा होगा ना तुम, बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं। एक ड्रग होता है दवाई और एक होता है ड्रग्स, जो क्या कहते हैं, ब्राउन शुगर, हीरोइन, ओपियम, और भी कुछ होता होगा पता नहीं। ये सब ड्रग्स होते हैं, बहुत सारे जात के ड्रग होते हैं, तो हम लोग उनको याद नहीं करने बैठेंगे। उन्हीं में से एक ड्रग है जाइलाजाइन। अभी जाइलाजाइन है ना, एनिमल्स पे यूज किया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे लेने लग गए हैं, अभी कुछ ऐसा न्यूज में था। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये कुछ चीज़ों के साथ ले लो, कुछ इसके साथ चीज़ें होती हैं जिनमें उनके साथ ले लो ना, तो आदमी पागल हो जाता है, तो इसीलिए ये न्यूज में है, जॉम्बी बन जाता है। अभी आपने देखी होगी ना एक मूवी, गोवा गॉन, ठीक है ना, उसमें भी क्या होता है, ड्रग्स ले लेते हैं, और वो ड्रग्स मतलब जो भी ड्रग्स रहती है ना, वो किसी और चीज़ के लिए रहती है, लेकिन वो सब लोग लेते हैं और उसके बाद सब लोग जॉम्बी बन जाते हैं। तो वही याद रखो कि वो गोवा गॉन में जॉम्बी ड्रग थी, उसका नाम क्या था, जाइला जाइन, ठीक है ना, जाइला जाइन। तो ध्यान रखना है, गोवा गॉन और जाइला जाइन। तो जाइला जाइन ड्रग का और भी नाम है, ट्रंक बोलते हैं इसे, ट्रंक डोप बोलते हैं, या फिर जॉम्बी ड्रग बोलते हैं। ये किसके काम आती है, काव या हॉर्स के यूज में ली जाती थी, लेकिन कुछ लोग ले लेते हैं इसको। अभी लोग ले लेते हैं, फिर उनके साथ क्या होता है, यदि इसे मोस्टली टाइम पे ना रोका गया है, ट्रंक इज नॉन एबिलिटी टू इंड्यूस ए जॉम्बी लाइक स्टूपर एंड कॉज फ्लैश ऑन द नियर इंजेक्शन साइट। अभी वो जॉम्बी बना देता है, इसको खाओगे ना, आदमी खा लेगा तो एकदम जॉम्बी बन जाता है, ध्यान रखिए, इसलिए उसका नाम जॉम्बी है। अभी ये लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन स्लोइंग ऑफ द स्टॉपिंग कॉज बाई ओपीडियम इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ रिकवरी, होता है क्या, वो मैं बता चुका हूँ कि इसे आप खाओगे ना, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका जो है ना, वो बहुत स्लो हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, और वो लाइफ जा सकती है, जान जा सकती है। उसके स्लो होने के चक्कर में क्या है ना, आप सांस बहुत कम कम ले पाते हैं, बहुत कम कम, और कभी कभी नहीं ले पाएंगे तो निकल जाएंगे, और फिर आप बन जाएंगे जॉम्बी। तो ध्यान रखना है कि ये काफ़ी खतरनाक है, कॉज रो बाउंड ऑन द यूजर्स स्किन। वो इसके साइड इफेक्ट क्या दिखते हैं पहले, कि आपके ना जो आपकी स्किन है उस पे ना वॉन्ड बनने लग जाएंगे, मतलब घाव, ऐसे छोटे छोटे घाव हो जाएंगे आपकी पूरी स्किन पे, अल्सर्स हो जाएंगे आपको पेट में, ठीक है ना, मुंह में भी अल्सर होते हैं जिन्हें हम छाला बोलते हैं, वो हो जाएंगे, ये सब चीज़ें हो जाती हैं इसको लेते ही। यूजुअली ये ट्रैंकुलाइजर है जो काव और हॉर्स के लिए यूज किया जाता है। अभी वो एनिमल है, उसका अलग कैपेसिटी रहता है मेरे भाई, ठीक है ना। हो तो आप भी एनिमल, लेकिन आप ह्यूमन बीइंग हो तो आपका कैपेसिटी अलग है। अभी वो दोनों का, ह्यूमन बीइंग और हॉर्स के आगे आता तो एच है, लेकिन इसका मतलब ये दोनों एक जैसे नहीं हो सकते ना। अभी फिर गाय माता भी है, तो इनका जो ट्रैंकुलाइजर है वो लोग यूज कर रहे हैं। ऐसे देखा होगा ना आपने, एक सिरप आता था ना टोरेक्स, वो भी बैन हो गया है। फिर वो लोग इसको दारू समझ के पी लेते थे, इसमें मजा आता था, लोग थोड़ा अल्कोहल होता था ना खांसी सही करने के लिए, तो लोगों को दारू नहीं मिला तो फिर लोग पी लिया, बिहार में बहुत चल रहा था ये, फिर वो बैन कर दिया काफ़ी दिन पहले। तो ध्यान रखना है कि जो जॉम्बी ड्रग है ना, वो जाइलाजिन, वो गोवागॉन, ध्यान रखना है, ऐसा एकदम जॉम्बी जैसा बना देती है, और कुछ खास नहीं है, तो ये टर्म ध्यान रखना है। और ये कॉज्ड ओपियोडिस, मतलब एकदम आदमी मर सकता है, फूक जाएगा, मर जाएगा तो फूक देते हैं लोग जबरदस्ती। ग्लोबल फूड रेगुलेशन एंड समिट्स, तो ध्यान रखना है, वो ग्लोबल फूड रेगुलेशन का कुछ समिट हुआ था, तो मैं इसे पूरे को पढ़ा, फिर मेरे को लगा अरे साला
इसमें तो कोई काम का ही बात नहीं है। तो सबमिट एज ए इंडियनर ऑफ एफएसआई क्रिएट ए ग्लोबल परफॉर्मेंस और फूड रेगुलेटर टू एक्सचेंज पर्सपेक्टिव और स्ट्रेंथनिंग फूड सेफ्टी। वही सब बोल बच्चन, कोई काम का चीज नहीं था। मेरे को पूरी रामायण में एक कीवर्ड मिला जो काम का था, पूरी मैं रामायण ये पढ़ा था। तो रिलीज ऑफ फूड ओ कोपिया, कलेक्शन ऑफ फूड कैटेगरी वाइज मोनोग्राफ्स एंड सिंगल पॉइंट रेफरेंसफुल और एप्लीकेबल स्टैंड फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। इन्होंने क्या किया है, फूड ओ कोपिया एक कलेक्शन बनाया है जो कैटेगरीज वाइज है। हर एक की कैटेगरी देखेंगे, ये आलू का पराठा, इडली, सावर, डोसा, ठीक है ना, नूडल्स, और भी कुछ रहता होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो अपन क्या करेगा, इधर इधर अपन ये सब चीज़ों को बैठ के लिस्ट नहीं बनाएगा। इतना ध्यान रखो, फूड और कॉपिया है तो फूड और कॉपिया, फूड आ रहा है तो अपने आप समझ जाओगे तो फूड से रिलेटेड कुछ है। तो मेरे को कभी लगा नहीं कि वो ऐसा क्वेश्चन कभी पूछ सकता है, लेकिन फिर भी मैंने इसे लिख दिया। तो कीवर्ड में आप इसे लिख सकते हो कि ये फूड और कॉपिया अपना ग्लोबल जो रेगुलेशन सबमिट होने वाली है उसके लिए कुछ रिलेटेड। ब्लू स्काई प्रोजेक्ट क्या है? ध्यान रखना, जब भी ब्लू स्काई प्रोजेक्ट की बात आए ना तो ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड होता है। अपने आप कनेक्ट करना सीख जाओ। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब ब्लू स्काई प्रोजेक्ट। तो ब्लू स्काई प्रोजेक्ट किसके रोड मैप पे होगा? ग्रीन हाइड्रोजन के पे। तो ध्यान रखना है, ब्लू, फिर ग्रीन, और फिर हाइड्रोजन। तो ब्लू ग्रीन हाइड्रोजन, तो ब्लू प्रोजेक्ट, ग्रीन हाइड्रोजन। तो कलर हैं दोनों, देखो ऐसे करके याद कर लो, ब्लू है और ये ग्रीन है, और दोनों बात किसकी कर रहे हैं? हाइड्रोजन की। तो ब्लू प्रोजेक्ट, ग्रीन हाइड्रोजन। तो अभी इन्होंने क्या किया है, R&D मतलब जो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है उसके लिए रोड मैप बना के रखा है कि किस हिसाब से ये सब कुछ डेवलप होगा। और धीरे धीरे ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, बड़े बड़े हमारे व्हीकल्स चलते हैं, उनके लिए ही यूज होना शुरू होगा। ये सब बातें इन्होंने की हुई। ब्लू स्काई प्रोजेक्ट, आर प्रोजेक्ट हैविंग ए लॉन्ग टर्म 15-year horizon would be taken up to the focus on establishing global IP and competitive advantage for the Indian industry। अभी यह है कि जैसे ही मान के चलो थोड़ा 10-15 साल बाद ये बन पाएगा तो उसमें ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये जो हमारा हैवी हैवी जो गुड्स एंड सर्विस होती हैं वो तो ठीक है, जो हैवी गुड्स होते हैं ना, भारी भारी सामान जो ट्रक्स में जाता है, उनके लिए भी ये काम आएगा। तो अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए इसमें, तो उसके हिसाब से देख लिया जाएगा। बाकी कुछ खास था नहीं तो मेरे को इधर लगा नहीं, बस इसमें एक कीवर्ड ध्यान रखना है, ब्लू स्काई प्रोजेक्ट, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड है। डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल्स, अभी ये क्या होता है ना, जो डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल DMFC होता है ना, ये क्या कहता है, लिक्विड मेथनॉल को ना इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है, बस इतना इसका काम है। डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल्स एंड अलाई कोबाल्ट एंड प्लेटिनम, ये क्या होता है, कोबाल्ट और प्लेटिनम से बना होता है, ध्यान रखना। डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल्स होते हैं जो, वो कोबाल्ट और प्लेटिनम के बने होते हैं, ठीक है ना। अब ये कहता क्या है, DFMS, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है ये, डायरेक्टली कन्वर्ट लिक्विड मेथनॉल्स केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो लिक्विड मेथनॉल होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है, DMFS। और ये बना किसका होता है? कोबाल्ट एंड प्लेटिनम का। तो DMFC है ना, हाई एनर्जी डेंसिटी, हाई एफिशिएंसी है, लो ऑपरेटिंग टेम्परेचर, मतलब कम टेम्परेचर पे, कम तापमान पे से कर सकते हो, सेपर टू ऑपरेट, और इजीली ऑपरेट हो सकता है, कोई मतलब जान का खतरा नहीं है। एप्लीकेशन कहाँ है? तो आपके एप्लीकेशन है बहुत सारी जगह पे, जैसे सच एज बैटरी चार्जर फॉर मोबाइल फोन्स बना सकते हो, डिजिटल कैमरा, लैपटॉप, और अलग अलग जात के अलग छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए यूज कर सकते हो इसे। तो इसके एप्लीकेशन जरूर ध्यान रखना है। तो अल्टरनेट पावर सोर्स फॉर स्मॉल व्हीकल्स सच एज बैटरी चार्जर फॉर मोबाइल, और ये थोड़ा सा इसका नाम भी याद रखना है कि DMFC, डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल्स। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। ओके, तो ये हो गया ख़त्म। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, और थोड़ा मेरे को भी मोटिवेट करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, देखते रहें।